नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। ये एनटीपीसी के एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर सेशंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें सभी वो सवाल जो आपकी परीक्षा से रिलेट करने वाले हैं, जो प्रत्येक अलग अलग चैप्टर्स के हैं, जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना बन सकती है, उसको मैं हल करवा रहा हूँ। कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ। हर टॉपिक से एक एक दो सवाल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि रिलेवेंट है, जो मुझे लग रहा है आगे आपको फेस करने को मिल सकता है। इस सेशन की गंभीरता को समझिएगा, इस सेशन में बड़ी सीरियसली अपनी इन्वॉल्वमेंट रखिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सेशन अगर अच्छा लगा करे तो उसे शेयर और लाइक जरूर किया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें, जिससे कि हम भी कनेक्ट रहें, आप भी कनेक्ट रहें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर मैं इसकी बोर्ड फाइल भिजवाता हूं। ये पीडीएफ पूरा आपको सोल्यूशन के फॉर्म में मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आगे रिवीजन के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज के नए सवालों की। नए सवालों में पहला सवाल मैं ले रहा हूं एकदम लाभ हानि से। यह सवाल एनटीपीसी का ही सवाल है और सबसे इंपॉर्टेंट या लेटेस्ट है, जो 2021 का सवाल है, उसी का क्वेश्चन मैं यहाँ लिया हूँ। एक दुकानदार एक निर्माता मतलब मैन्युफैक्चरर से 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदता है और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देता है। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, ये पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल है मैंने इधर के साल डेढ़ साल की परीक्षाओं में, प्रत्येक परीक्षा में जो स्तरीय होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में सवाल को देखा। 21 में तो पूछा ही था, इधर भी 23, 24, 25 में भी आपको यह सवाल लगभग एग्जाम में देखने को मिला। इसलिए मैंने इसको और प्रेफर किया है, इसलिए मैं इसको और समझाने जा रहा हूँ। आप सबको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। लाभ तभी होता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। लाभ की वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो हम एसपी से सीपी को माइनस करते हैं। दुकानदार ने निर्माता से खरीदा, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदा था और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य मतलब जितना उसने बेचा था, जितने दाम में बेचा था, उसमें उसे 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ भी हुआ था। आइए सवाल को एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट देते हैं। हम सब जानते हैं कि लाभ क्या होगा। लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमको जानकारी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ जो लाभ की राशि है वो स्टेटमेंट में है और वो कितनी है, 5 का एसपी है। करेक्ट है, 5 का एसपी यहाँ पर लाभ है। तो 5 के एसपी को कैसे मिला, उसने 25 खरीदा और 25 को बेचा, तभी ये मिला है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 25 का एसपी। भाई 25 को बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, बिल्कुल बेचा होगा। 25 जो खरीद के लाया था 25 को बेचा भी होगा। हमने लिखा 25 का एसपी माइनस 25 का सीपी। करेक्ट है। हम यहाँ पर सीपी को एक तरफ और एसपी को एक तरफ करें तो हम 25 का सीपी इधर कर देते हैं और ये उधर जाएगा तो 20 का एसपी हो जाएगा। अब आप खुद बताइए 25 का सीपी कितना दिया है, 37,500। मैंने लिख दिया 37,500। यही 37,500 20 का एसपी भी होगा। मुझसे 1 का एसपी पूछा है तो 1 का एसपी बताइए, आप खुद कंफर्म करिए। 20 से भाग करिए, मतलब 37,500 को हमने 20 से डिवाइड कर दिया। 1 से खत्म हो गया, 2 1 के 2 होता है, 2 8 16 होता है, 2 7 14, 2 5 10, 1875 देखिए कहीं पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यही सवाल का राइट सोल्यूशन और इससे बेहतर पैटर्न हो भी नहीं सकता। इसमें मैं आपको बता दूं हर सवाल फिट हो जाता है, बस आपको इतनी क्लियरिटी हो और सही से स्टेटमेंट आप मिला पाए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आता। बस इतनी श्योरिटी अगर आपके पास है तो इस तरह के सभी सवालों का उत्तर आराम से आप दे सकते हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल एक साधारण ब्याज का सवाल है। कितना बढ़िया सवाल है, देखिए जो डिजाइन किया गया है CVT 1 2000, ये बहुत पहले का सवाल है, लेकिन ये सवाल बहुत शानदार है। मैं आपको बताऊं, यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, बहुत बढ़िया। साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर समझिए ब्याज भी अधिक होता है, ये बात समझिएगा। ऐसे कभी नॉर्मल सवाल होते तो अक्सर ब्याज मतलब मूलधन से कम ही रहता है, लेकिन इसने ब्याज कहा है, ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है। वर्षों की संख्या n है, जो समय है n है, और दर जो है r है। संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है, जिसने कहा कि वर्ष जो है मतलब समय और दर 2:1 के अनुपात में है, जिसने कहा समय और r मतलब दर का मान हमको बताना है। आइए देखिए, मैंने आपको जब जब साधारण ब्याज पढ़ाया है, मैंने आपको हमेशा यही बताया कि दर अगर हमको दे दिया जाए जो R% है बेसिकली, और समय अगर आप हमें दे दीजिए, ठीक है, समय दे दीजिए, तो n अगर हमने ले लिया, इन दोनों को मैं मिलाता हूं, जैसे इसको R/100 करता हूं और इसको n करता हूं, और ये जो रेशियो बनता है RN/100, ये ऊपर का मान आपका हमेशा SI होता है और नीचे का मान हमेशा प्रिंसिपल होता है। इस सवाल में हमसे कहा है, पहले तो इसने एक रेशियो दिया है, किसका, ब्याज का और मूलधन का। कह रहा है कि जो ब्याज है अपना
वो मूलधन से 12.5% अधिक है। ठीक है, अधिक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो अधिक को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? अधिक को कुछ ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि 12.5 होता है 1/8। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और इसमें एक जोड़ देने से जो हमारा अमाउंट बेसिकली ये हमारा जो ब्याज बनेगा ना, एसआई आपका 9 बनेगा। एसआई आपका 9 बनेगा। तो एसआई और अगर प्रिंसिपल का मैं रेशियो बनाऊंगा तो यह आपका 9:8 हो जाएगा। 9 कितना होगा? 8। अब आइए जो अपने सवाल की बात करिए। इसने हमको साफ साफ कहा कि जो हमारी जो समय है और जो हमारी दर है वो 2:1 के अनुपात में है। ये सबसे बढ़िया बात है, आप लोग देखिएगा। और अगर आप यहाँ चेक करिए तो आपको हर जगह पर दर का डबल ही दिया है, देख लीजिए आप लोग। तो इससे हम बहुत जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे देखिए यहाँ पर समय लिया, समय, और यहाँ पर हमने दर लिया, करेक्ट है। अगर हम यहाँ पर दर लेते हैं R%, ठीक है, तो समय हो जाएगा 2R। यही है कॉन्सेप्ट, और इसी को आप n मान लीजिए। ठीक, तो R% को हम R/100 करते हैं, और जब इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो R/100 हुआ, गुणे हमने 2R/100 कर दिया। 2R/100 तो ऑलरेडी है, वो देखिए। अब इससे क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको इससे चाहे खत्म कर दीजिए, तो R² ये कितना हो गया, R² डिवाइड बाई 50 बराबर ये कितना हो जाएगा, 9/8 हो गया। ठीक है, ऊपर का मान एसआई है, नीचे का मान प्रिंसिपल है। अब देख लीजिए यहां से क्या क्लियर होता है। जैसे अगर हम इसको सोचें तो यह ऊपर चला जाएगा। जैसे या तो ऐसे सोच लेते हैं हम लोग, देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पर कहा वर्षों की संख्या n है और संख्या जो दर है r है, संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है। दर अगर हमने r लिया तो समय को हमने 2r बना दिया। दर को हमने लिखा R/100, समय हमारा 2r है, तो 2R² यहाँ पर अगर हम पूरा करें अपान 100 हो गया। जैसे अगर आप सोचें तो इसको हम 2 से काट दें तो R² अपान 50 बराबर 9 अपान कितना हो गया बताएं, 8 हो गया। अब इसको हम देखिए अगर थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं उधर लेकर के, तो R² के बटे कितना हो जाएगा, R² बराबर यहाँ पर अगर इसका सोल्यूशन करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मान आपका कितना हो जाएगा। इसको चाहे तो एक चीज और कर सकते हैं, देखिए कैसे, 2 चौके 8 कर दिया, ठीक है, 2 25 बार कर दिया, 25 गुणे 9 कर दीजिए, 25 गुणे 9 आपका 225 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो R का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट होगा 225 बटे कितना बताएं, 4 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15, और इसका मान कितना होगा, 4। तो 15/4 तो आपका 15/2, 15/2 तो आपका कितना होगा बताइए, 15/2 का मतलब 7.5%। 7.5% आपका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगी, और उसका दूना समय होगा। तो ऑप्शन में अगर देखिए तो यहाँ पर है 7.5% हमारी दर है और इसका दूना हमारा समय है, जो कि n बराबर 15 वर्ष है। इस तरह से सवाल का सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास 7.5% दर और 15 साल का समय है। बढ़िया सवाल था, बढ़िया से अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए क्या है, ये धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है कि दर पर जमा की जाती है। जो ब्याज दर होती है 8% की वार्षिक होती है चक्रवृद्धि। कह रहा है यदि पहले वर्ष का जो ब्याज है 72 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा ये हमको बताना है। आइए इसको ट्राई करते हैं। साधारण ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज हमारा अपडेट होता रहता है, बढ़ता रहता है। ब्याज दर कितना दिया है इसमें, देखिए ब्याज दर दिया है 8%। ठीक, 8% दिया है। इसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है पहले वर्ष का। देखिए फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो कितना है, फर्स्ट ईयर का ब्याज 72 रुपए है। अगर हम सेकंड ईयर जाते हैं, कुछ नहीं करिए, 72 तो लिखिए, जैसे अगर साधारण होता तो 72 ही होता, बट इसमें क्या करेंगे, इस पर एक बार और 8% लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो 72 गुणे हम 8/100 कर देंगे, 72 गुणे 8/100 कर दीजिए। तो 8 दूना 16 होता है, 8 सते 56, 56 एक कितना हो जाएगा 57, बटे कितना कर दे 100, 5.76 और जोड़ दीजिए, इसमें जोड़िए तो 72 5 77.76 हो जाएगा। 77 कितना हुआ 76, जो ऑप्शन नंबर आपके पास कहां पर है, सी में। तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन है। 77.76 करेक्ट आंसर इस सवाल का बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 1162 रुपए है, ध्यान देखिएगा। एबीसी में 35:28:20 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो आपसे एबीसी का हिस्सा पूछ रहा है, तो तीनों का हिस्सा देखिए 2021 का सवाल है। ऐसे सवाल जनरल बन जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा सवाल बहुत बना है, आरपीएफ में भी बना है, पुलिस के एग्जाम में भी बना है, और नॉर्मली हमको अगर थोड़ा बहुत भी हम कैलकुलेशन में फंसेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 लोगों के पास मतलब एबीसी के बीच किस पैसे का बंटवारा करना है, बोलिए, एबीसी के बीच
1162 रुपए का बंटवारा करना है। अनुपात बताएं क्या है तीनों का, ए अनुपात बी अनुपात सी, 35 अनुपात 28 अनुपात 20 है। ये तीनों के बीच का अनुपात है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अनुपाती पदों को जोड़ देना चाहिए। अनुपाती पदों को जोड़िए, 20 20 40 30 70 5 75 8 कितना होता है 83। 83 बराबर 1162 कर दीजिए, करेक्ट है। 83 बराबर 1162 कर दीजिए। एक का मान निकालिए, तो सबसे पहले एक ही बार जाएगा, यहाँ पर एक बार जाएगा तो 6 से 3 3 हो गया, 11 से 8 3 हो गया, 2 कर दीजिए। अब 4 बार जाएगा, 4 3 12 मतलब 14 हो जाएगा, 1 बराबर 14 हो गया। किसका किसका हिस्सा निकालना है, ए का। अनुपाती भाग कितना है 35, 35 14 पंचे 70 होता है, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, 7 कितना होता 49, 490 रुपए ए का हिस्सा हो गया। बी की तरफ चलिए, 28 28 14 8 112 होता है, कैरी 11, 14 के 14, 14 दूना 28 और 28 11 क्या होता है 28 10 38 से 39, 392, 392 हो गया बी का हिस्सा। सी का हिस्सा देखिए 20 है, तो 14 दूना 28 280 रुपए। तो इस प्रकार से तीनों के हिस्से आगे देखिए, ए का हिस्सा 490, बी का हिस्सा 392 और सी का हिस्सा 280। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का हिस्सा 490, बी का हिस्सा 392 और सी का हिस्सा 280। इस प्रकार से इस पैसे का बंटवारा हो जाएगा। बंटवारे के लिए देखिए और भी तरीके हैं, आप अनुपात से भी डिवाइड कर सकते हैं, जोड़ करके देख लीजिए जो 1162 हो, कहीं 1162 से कम ज्यादा ना होने पाए। अनुपात मतलब 35 से कटे, 28 से सेकंड कटे, 20 से कटे, इस तरह से भी जा सकते हैं, बट वो कंफ्यूजन होता है। ऐसे में इतना कर लेना चाहिए हम लोगों को जितना मैंने कराया है। एक्स वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु, जो प्रेजेंट में वर्तमान औसत आयु 3% की है, वो आपकी 44 दी गई है, करेक्ट। योग अभी मैं पूछूं तो आप बरबल बता सकते हैं। 8 साल पहले एक्स और वाई की जो औसत आयु थी 38 साल थी। जेड की वर्तमान उम्र पूछ रहा है हमसे कितनी हो जाएगी, आइए तुलना करके दिखाते हैं। ये हम वर्तमान में है, 3% है, एक्स है, वाई है और जेड है। अगर तीनों की आयु इस समय हम आपसे पूछे कि जुड़कर कितनी है, तो आप कहेंगे क्योंकि औसत 44 है तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि योग निकालिए, तो योग बराबर संख्या गुणे आप औसत करेंगे, मतलब हम 44 गुणे कितना कर दें 3। ये तीनों की आयु का जोड़ है, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 132। अब एक चीज आपको बता दो, 8 साल पहले 8 साल पहले 8 साल पहले जैसे हम अगर मान लीजिए हम जितने भी साल के हैं इस समय, 8 साल पहले मेरी उम्र अगर आप पता करोगे तो आज की उम्र में 8 घटाना पड़ेगा। 3 लोग अगर जुड़कर इस समय 132 के हैं, तो 8 साल पहले जाने का मतलब तीनों में 8 8 घटाना मतलब 24 घटाना, करेक्ट। तीनों में 8 8 घटाना मतलब 24 घटाना। इस समय एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू 132 माइनस 24 रहा होगा, ठीक है। 12 से 4 8 होता है, 11 से 2 9 होता है, 98 रहा होगा तीनों की आयु, जिसमें 2 व्यक्ति, ठीक है, 8 साल पहले की घटना है, 8 वर्ष पूर्व की बात है। 2 व्यक्ति जिसमें पहले का नाम एक्स था और वाई ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई की जो औसत आयु थी वो कितनी थी बताइए, 38 थी। तो इन दोनों की आयु का जोड़ कितना रहा होगा, 38 दूना 76, ठीक है। 38 दूना कितना रहा होगा 76, 76 इन दोनों की आयु थी उस समय। और उसी समय जेड की उम्र 76 घटा दीजिए, तो जेड की उम्र कितनी थी उस समय, घटाइए, 8 से 6 2 9 से 7 2, 22 साल उस समय था वो। 22 साल उस समय अगर था, तो अगर अभी का जैसे हमसे ये पूछ रहा है आपसे, देखिएगा जेड की हमसे वर्तमान उम्र पूछ रहा है कितना हो जाएगा। आप खुद सोच लीजिए कि अगर इस समय तीनों की आयु का जोड़ 132 है, 8 साल पहले 8 गुणे 3 24 घटाया, 24 घटाने का मतलब ये देखिए आपका जो 98 लिखा है थोड़ा गलत है, यहाँ पर 98 नहीं होगा, 12 से 4 ठीक है 8 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 11 से 2 9 ना, यहाँ पर अगर हम जैसे 24 घटाते हैं, 12 से 8 4, 2 से 2 0 हो गया, 108 था ये। 108 में से 76 घटाते ना, तब इसकी उम्र कितनी आ जाती पता है, 8 से 6 2 हो जाता, 10 से 7 32 साल उस समय था ये। जेड जो था 32 साल उस समय था। अभी इसको लाना है, तो अभी लाने का मतलब आप क्या कर दो 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ने का मतलब इस समय जेड कितने साल का है 40 साल का है। तो 40 साल देखिए बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन है। इन सब बातों का विशेष ख्याल रखिए। जब अगर कुछ लोगों की आयु या 2 या 3 जो भी पर्सन है, अगर उनकी आयु का जोड़ इस समय दिया है, आगे जाना है मतलब बाद में जाना है, तो सब में उतना उतना जोड़कर आगे बढ़िए, और अगर पीछे जाना है तो सब में उतना उतना घटा के आगे घटिए, पीछे जाइए। इस हिसाब से हमने इनकी उम्र का एक रिलेशन, एक तुलना करी, और जेड की वर्तमान उम्र इस कैलकुलेशन में 40 वर्ष आ रही, 40 साल इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा।
लगातार 7, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कहता है। कहता है कि लगातार 7 संख्याओं के अनुक्रम, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस पर विचार करना है यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत z है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या है? z है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत अगर z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमको बताना है। कैसे डिसाइड कर पाएंगे, सुनिएगा। देखिए, लगातार का मतलब सीक्वेंस होता है, और ऐसी कंडीशन में हमारे पास जैसे अगर 1 से लेकर के कुल 7 नंबर है टोटल, अगर इनका एवरेज दिया है, जैसे लगातार 7 संख्याओं के अनुक्रम पर विचार करना है, लिखा है इसने प्रथम 5 संख्याओं का औसत z है, जिसमें पहली 5 संख्याओं का औसत हमको कितना दिया है, z दिया है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत अगर अपने को बताना है तो इसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर हमारे पास इस तरह से 7 संख्याएं हैं क्रम में, तो जो चौथी संख्या होगी वही अपना इनका औसत होगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कभी क्रमिक नंबर हो तो बीच का मान ही उनका औसत होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कुछ इस प्रकार से करें कि अगर मैंने कहा कि जो बीच का मान सपोज करिए x है, क्योंकि टोटल 7 है तो 3 इसके पहले रही होंगी, 3 उसके बाद रही होंगी। 3 इसके पहले देखिए x-1 रहा होगा, x-2 रहा होगा, x-3 रहा होगा। आगे चलिएगा, x+1 रहा होगा, x+2 रहा होगा और x+3 रहा होगा। इस प्रकार से 3 क्रमिक इधर है, 3 क्रमिक उधर है। हमसे कह रहा है कि देखिए, अगर हमसे कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत यहां से यहां तक का, ठीक है, 5 संख्याओं का औसत देखिए यहां से यहां तक का, इसका औसत कितना है, इसने कहा z है, तो हम लिख सकते हैं x-1 बराबर, बोलिए कितना, z। ये लिख सकता हूं कि नहीं? तो x बराबर कितना लिख सकता हूं, बोलिए z+1 लिख सकता हूं। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत आप खुद सोच लीजिए, यहां पर यहां से यहां तक होगा कि नहीं, ये x+2 होगा। तो x का मान z+1 है तो z+1+2 कर दीजिए, ये z+3 हो जाएगा। कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल जब भी कभी जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं तो बीच की उंगली कौन है, ये वाली, यही औसत होगी। जब संख्याएं विषम हो तो जो बीच का मान होता है वही औसत होता है। शुरू की 5 संख्याओं का औसत देखिए हमने ऐसे बता दिया कि x-1 है, और इसकी वैल्यू उसने z दिया तो x बराबर z+1 हो जाएगा। अब अगर अंतिम की 3 संख्याओं पर जाइए तो भी तो विषम ही है, इसका औसत कितना होगा, x+2 होगा। x की जगह z+1 रखा, z+3 हो जाएगा। z+3 आप लगा दीजिएगा, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग एकदम सही आंसर कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। पुरुषों के एक समूह ने काम को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में काम पूरा करके दे देंगे, लेकिन 5 लोग आए ही नहीं। शेष समूह जो बचे लोग थे 12 दिनों में काम को पूरा कर पाते हैं। तो पुरुषों की वास्तविक संख्या क्या थी? देखिए, CVT 1 का सवाल है 2021 का। एकदम आसानी से इस सवाल का सोल्यूशन आप कर सकते हैं। सुनिए, n सदस्यों का समूह था, कहा था कि हम 10 दिन में काम कर देंगे, ठीक है, 10 दिन में काम, लेकिन कह रहा 5 सदस्य आए ही नहीं, तो सदस्यों की संख्या n-5 हो गई। दरअसल हम जानते हैं कि टोटल वर्क हमेशा, कुल कार्य, हमारी क्षमता और हमारे द्वारा लिए गए समय के मल्टीप्लिकेशन पर निर्भर करता है। n सदस्य थे, 10 दिन में पूरा कर देते, 5 सदस्य नहीं आए, n-5 हुए, काम पूरा हुआ 12 दिनों में। बस सिंपल तुलना हो गई, 2 पंचे 10 हो गया, 2 छंगे 12 हो गया। तो लिखिए 5 इंटू n बराबर 6 इंटू n-6, 5 30। इसको इधर कर दीजिए, n बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी बताइए, 30 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, मुंबई से पुणे की जो दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। मुंबई से पुणे आना है, 4 घंटे 30 मिनट का टोटल वक्त लगता है अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। चाल को कह रहा है अगर 15 मीटर पर सेकंड अगर कर दें, मतलब चाल को बदल दें, 15 मीटर पर सेकंड कर दें, इसी दूरी को तय करने में कितना समय? काम वही है एकदम पीछे की तरह, जैसे टाइम एंड वर्क होता है वैसे चाल दूरी समय होता है। यहाँ पर सोचो दूरी क्या होती है, कंफर्म करिए। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, चाल गुणे समय होता है। दूरी दोनों परिस्थितियों में सेम थी तो S1 T1 कर दें बराबर S2 T2 कर दें, सिंपल कर देते हैं। चाल है मतलब क्षमता, समय लगा, क्षमता समय लगा, जो पीछे नहीं किया, एकदम सेम वही पैटर्न है। पहले चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय लगता था बोलिए? समय लगता था 4 घंटे 30 मिनट, 4.5 कर दूं, आप कहोगे कहां से, 30 मिनट बराबर आधे घंटे होते, आधे घंटे को 4 घंटे में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इनको ले लीजिए 4 घंटे 30 मिनट, 4.5 लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। मेन काम यहाँ ये बनता है कि आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में लिखो।
किसी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15 होता है, 18 तिया 54 हो गई। स्पीड कितना हो गया भाई 54 गुणे T2। समय हमको बताना है, आइए ट्राई करते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दशमलव हटा दें, ठीक है, 0 बढ़ जाएगा। 10 छंगे 60 होता है, तो 6 गुणे 45 हो गया बराबर 54 गुणे T2 कर दिया। ठीक है, 6 नवा में 54, 9 पचे 45, 5 घंटे इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा बी ऑप्शन। स्पीड कम हुई है ना, 5 घंटे इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा, जो आप लोग बी ऑप्शन में देख रहे हैं। नोट करिए, तय करिए, सही उत्तर आपके पास है। 360 मीटर की एक ट्रेन है। देखिए सवाल क्या है, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक बिजली के खंभे को पार करती है 12 सेकंड में। बिजली का खंभा, पेड़, व्यक्ति, हाँ ऐसे को पार करना मतलब नेग्लिजिबल लेंथ को पार करना, मतलब अपनी ही दूरी को पार करना। होता क्या, 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताइए। ठीक, आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जब वह ट्रेन क्या करती थी, ये ट्रेन थी, देखिएगा ध्यान से, ये जब ट्रेन थी, जब यह व्यक्ति को या बिजली के खंभे को पार करती थी, तो इसका ड्राइवर था, इसका गार्ड था, इसकी लेंथ थी 360 मीटर। यह दरअसल खुद को पार करती थी। ठीक है, खुद को पार करती थी, 12 सेकंड लगता था। दो तरह से सवाल हल कर सकते हैं, एक तो चाल निकाल कर करिए, जैसे आप चाल निकालिए, यहाँ पर चाल बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, और डिस्टेंस उसकी लेंथ ही है 360 मीटर, और कितने सेकंड में 12, ये हो जाएगी उसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है, ये हो गई उसकी चाल। अब सवाल क्या कहता है, वह एक प्लेटफॉर्म को, किसको, पुल को पार कर रही ना, लंबे पुल को पार करे, खड़ी रेलगाड़ी को पार करे, सुरंग को पार करे, ठीक है, या बड़ी सी बाउंड्री वाल को पार करे, तो उसे अपनी लेंथ के साथ उसकी लेंथ को भी जोड़ना पड़ेगा। तो ट्रेन की लेंथ थी 360, पुल की लेंथ कितनी है बताएं 150, दोनों को जोड़कर चाल कितनी आई 30, भाग कर दीजिए, समय लग जाएगा। जोड़िए 0 6 5 11 3 1 4 1 5, 510 हो गया, बटे 30 कर दें, ये देखिए डिवाइड कर 17 3 51, 17 सेकंड लगेगी। मैं आपको बता दूं, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखिए 17 तो आया, हम ऐसे कर देते, जब वह ट्रेन किसको पार कर रही थी, बिजली के खंभे को, मतलब 360 मीटर की लेंथ को, तो कितना समय लग रहा था 12 सेकंड। अब वही ट्रेन बिजली के खंभे के मतलब खुद के साथ साथ एक पुल को भी पार करेगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 510 मीटर। उसी चाल से तो चलेगी। अब कितना समय लगेगा, देखिए ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, ये 0 0 से खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 12 तिया 36 होता है, 3 से इसको डिवाइड 17, तो 17 सेकंड यहाँ डायरेक्टली आंसर आ सकता था, कुछ की जरूरत भी नहीं होती चाल निकालने की, डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। ठीक है, आंसर अपने आप बन जाता, क्योंकि याद बस इतना कॉन्सेप्ट इतना था कि जब वह प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, खड़ी रेलगाड़ी को पार करे, तो अपनी लंबाई के साथ उसकी लंबाई को भी जोड़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िएगा। स्थिर जल में, स्थिर मतलब स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उसकी एक्चुअल स्पीड है। इसी गति से वह शांत जल में चलती है। धारा की चाल, जो धारा है, फ्लो है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में, जब वो धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो स्लो स्पीड से चलेगी, और धारा के साथ चलेगी तो फास्ट चलेगी। धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में दो यात्राओं को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का जो अंतर है, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और वापस आना, उसी पर फिर से दोहराना 10 मिनट। उन समयों का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, 10 मिनट है। दोनों छोरों के बीच की दूरी हमको बतानी है। सिंपल है, देखिए कैसे। सबसे पहली चीज आपको बताऊं, नाव की जो शांत जल में चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये नाव की चाल है, ये नाव की है। और धारा की चाल बताइए कितनी है, धारा की चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा के साथ चलेगी, दो चालें बनी, देखिए एक चाल बनी धारा के साथ वाली और एक चाल बनेगी धारा के विरोध वाली। धारा के साथ कितनी बनेगी, 15 3 18, और धारा के विरोध वाली कितनी बनेगी, 12। ये दो चालें हो गई। दूरी जाना और आना सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, वही दूरियां हैं, समान जाना है समान आना है। कह रहा दोनों के समयों का अंतर दिया है 10 मिनट। तो आप एक काम करिए, ये तो चाल हो गई, समयों का अनुपात बना ले। पहले चालों का अनुपात बताइए, 6 3 18, 6 दूना 12, 3 अनुपात 2 का अनुपात है किसमें, चालों में। चालों के अनुपात का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है समयों का अनुपात। ठीक है, समयों में अंतर कितना है यहां पर आप देखकर बताइए, 1 का। 1 बराबर कितना हो गया, 10, 1 बराबर 10।
यहां पर इसके हिसाब से, चाहे इसके हिसाब सोचिए चाहे इसके हिसाब से, समय बताइए कितना हुआ, 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। क्या 20 बताइए, मिनट, 20 मिनट है, 20 मिनट है। अब यहां पर चाल कितनी थी 18, करेक्ट है। अब इससे डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बराबर चाल, चाल मतलब 18 गुणे समय बराबर 20 बटा कितना कर दूं 60। क्यों कर दिया, क्योंकि मिनट से घंटे में कन्वर्ट किया। 20 या 60 होता है, 3 छंगे 18, 6 किलोमीटर टोटल है। और 6 का आधा कर दीजिए तो 3, एक ही तरफ पूछा दरअसल ना, दोनों नहीं पूछा है, तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी। रूल इसका एक और होता है जो हमने पढ़ा होगा, S1 इंटू S2 अपान S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस, मतलब चालों का गुणनफल, चालों का अंतर। जैसे 2 चालें हैं 18 और 12, 18 गुणे 12 कर दीजिए, बटे 18 माइनस 12 कर दीजिए, गुणे समयों का अंतर 10 है, 10 बटे 60 कर दीजिए। वैसे भी दूरी आपकी कंफर्म हो जाएगी। जो मैंने बताया उस हिसाब से भी आप लोग जा सकते हैं। जैसे आप उस फार्मूले का भी उपयोग करिए, देखिए ऐसे हो जाता, 2 चालें बनती 18 गुणे 12, चालों का अंतर करते 6 होता ना, इसको समझ रहे हैं आप लोग, 15 3 18, 15 में से 3 12, समयों का अंतर 10 बटे 60 करते, करेक्ट है। 6 त्रिक 18 कर देते, 12 पंचे 60 कर देते, 5 दूना 10 कर देते, 3 दूना 6, ये टोटल दूरी होती, दूरी का आधा कर देते, दोनों छोरों के बीच की दूरी एग्जैक्टली 3 आ जाती, तब भी आंसर आपका बन जाता। इस सवाल को देखिए क्या लिखा है, यहां पर अलग अलग मान है। x बराबर कितना दिया है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 है और 7 की पावर 3 है। y बराबर कितना दिया है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है। z बराबर कितना दिया है, 2 की पावर 4 है, 3 है, 5 की पावर 3 है, 7 है। एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ मासा, मासा के लिए सबसे पहले ध्यान दिया करिए वह टर्म प्रत्येक में है कि नहीं है, इसको सोचिए और फिर उसकी मिनिमम पावर लीजिए। जैसे 2 सब में, हाँ उसकी मिनिमम पावर 2 की पावर 2 होगी। 3 सब में है, हाँ उसकी मिनिमम पावर 1 हो गई। 5 सब में है, हाँ उसकी मिनिमम पावर 5 हो गई और 7 है। ये इसका होगा। अब यहाँ पर इसका प्रोडक्ट पूछा है, करिए 2 दूना कितना होता है 4, 4 गुणे 5 या 15 सत्ते 105, ठीक है, 7 पचे 35 या 105, 4 पंचे 20 शून्य 2 हो गया, 4 1 के 4, सिंपल 420 हो जाएगा। 420 देखिए इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा पहला ऑप्शन, करेक्ट आंसर आप लोग लगा सकते हैं। 420 करेक्ट आंसर इस सवाल का बन रहा है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, देखिए ध्यान से, निकटतम अनुमानित मान है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है 2022 का। चलिए एक समीकरण है, मैं इसको लिख देता हूं प्रॉपर। ये है 3 गुणे 16.13, ठीक है, माइनस 15.03 माइनस 7.86 प्लस रूट 15 है रूट 15 है। अब नियरर वैल्यू हमसे पूछ रहा है, आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन करिए, 3 तिया 9, 3 1 के 3, 3 छंगे 18, 3 1 के 3 1 4, ठीक है, माइनस 15.03 कर दिया, माइनस 7.86 कर दिया। अभी इसकी वैल्यू ऐसे रहने दीजिए, नियरर पे अभी हम निकाल देंगे कितना आएगा। पहले इससे इसको दो जोड़कर या घटा दीजिए, पहले सिंपली सोचिए, जोड़िए कितना होता है, 6 3 9 8 हुआ और 15 7 22 हुआ, ठीक है, और यहाँ 48 दशमलव कितना है 39 है। घटाइए, 9 से 9 0, 13 से 8 5 होता है, 7 से 2 5 होता है और 4 से 2 25.50 है। इसमें जोड़ना है, ठीक है, जोड़ेंगे क्या, हम सबको पता है कि 15 है तो जो 16 जो होता है वो 4 होता है, तो 3.9 समथिंग होगा, मतलब 3 से ज्यादा होगा, 4 के आसपास होगा। तो 4 के आसपास का मतलब 25 4 29, तो 29 के हिसाब से देखिए नियरर हमारे पास सबसे अनुमानित मान यहाँ पर कितना होगा, 29 ही होगा, पहला ऑप्शन। समझ रहे हैं, नियरर हो जाएगा ना यहाँ पर। 4 भाई 16 का वर्गमूल 4 होता है, 15 एकदम घनिष्ठ है उसके, तो उस हिसाब से ऑप्शन भी दूर दूर है। इसलिए देखिए सीबीटी 2 का सवाल था, ऐसे अनुमानित हम लोग को सवालों का सोल्यूशन देना होगा। ये देखिए द्विघात समीकरण का सवाल है, क्या है क्वेश्चन पढ़िए। एक समीकरण आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m बराबर 0। एक मूल इसका 5/2 है, वैसे भी पता है द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। समीकरण का दूसरा मूल पूछा है और यम का मान देखिए, अगर हम इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर दें उसमें यम की वैल्यू, तो यम की नहीं एक्स की वैल्यू, भाई इसको तो हम मूल मानेंगे तो एक्स का मान है, ये तुरंत हमको क्या दे देगा, यम का मान तो डायरेक्ट दे देगा। कैसे, 2x स्क्वायर माइनस 8x है माइनस m बराबर अगर 0 है तो x की जगह मैं 5/2 पुट करूं, 2 गुणे मैंने कितना किया 5/2, ठीक है, इसका होल वर्क किया, माइनस 8 गुणे मैंने 5/2 किया,
माइनस m किया बराबर हमने 0 कर दिया। तो यह 25/4 देखिए कितना होगा, 25/4 होगा। और इसको अगर हम डिवाइड, देखिए 2 गुणे 25/4 माइनस 2 चौके 8 है, 4 पंचे 20 है, ठीक है। माइनस m बराबर 0 है, ठीक है। तो ये 2 दूना 4 हो गया, बस 12.5 हो गया, 12.5 हो गया, माइनस 20 कर दीजिए तो बराबर आपका यम होगा। तो यम का मान अगर कोई करे तो -7.5 है। 15/2 मतलब जो आप कह सकते हैं वो भी माइनस में, ध्यान रखिएगा। यम का मान हो गया 15/2, लेकिन कैसा बताइए, माइनस में। अब माइनस में 15/2 तो कई जगह है भाई। यम का मान अगर हम माइनस में 15/2 देखें तो कई जगह पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये दोनों नहीं होंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। और एक बात आप ये समझ लो, जैसे यहाँ पर देखिए 5/2 एक मान दिया है, डाउट में हो सकता है लोग 5/2 लगा दें, सॉरी 3/2 लगा दें, क्योंकि उनको लगेगा कि 5/2 तो एक बार हो चुका है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मूल समान हो। तो मूल समान होने का कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। जैसे अब आपको तो ये समझ में आ ही गया कि ये समीकरण है अपना। अब इसमें यम की जगह पर -15/2 आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं समीकरण को बताइए। 2x² माइनस 8x प्लस 15/2 हो जाएगा बराबर 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस 8 दूना 16x, ठीक है, प्लस 15 बराबर 0 भी कर सकते हैं। तो 15 चौके 60 होता है। जैसे अगर हम फैक्टराइज करें तो 15 चौके 60, 4x², ठीक है भाई, हम 4x² लिखें और 10 6 16 होता है। देखिए यहाँ पर 15 चौके 60 है, 10 छंगे 60 होता है, और 10 से जोड़िए तो कितना होता है, 16 होता है। तो -10x कर दिया, -6x कर दिया, प्लस 15 बराबर 0 कर दिया। तो यहाँ से 2x कॉमन कर दीजिए, तो x प्लस x माइनस 5 हो गया, माइनस यहाँ पर भी 3 कॉमन कर दीजिए तो यहाँ पर 2x होगा। तो 2x माइनस 3 हो गया। तो एक मान तो देखिए भैया आपका आ ही जाएगा 3/2, ये तो श्योर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर 3/2 भी ऑप्शन लगाइएगा, 3/2 इसके लिए। और यम का मान तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर समीकरण का दूसरा मूल 3/2 हो जाएगा और यम का मान -15/2 हो जाएगा। रख करके, जब यम का मान आया तो रख करके हम निर्धारित कर दिए कि कौन उसका उत्तर है। और दूसरा एक और तरीका है, आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या वह संतुष्ट कर दे रहा है, संतुष्ट कर दे रहा तो वही वैल्यू है, समझ रहे। 5/2 करेगा, 3/2 और चेक कर लीजिए, रख करके उसमें यही पूरे समीकरण में यम को रख के ही है, वहां पर यम जितना था उसको रखिए, -15/2 प्लस 15/2 हो जाएगा। बाकी इसको हल करिए, अगर वह 3/2 संतुष्ट कर दिया तो वही आंसर हो गया। ठीक, ये दोनों तो निश्चित नहीं हो सकते हैं, एक बार हो चुका है तो इसलिए इस पर गुंजाइश खत्म है। अगर ये नहीं संतुष्ट कर पाता तो यही उत्तर होता, तब इसका मतलब मूल समान होते। अब इस सवाल को देखिए क्या लिखा है। इस सवाल में कह रहा है cos 42 डिग्री बराबर p है, तो tan 48 डिग्री का मान बताना है। सबसे पहला काम एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 42 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। और चलिए, अब ये 42 है तो पक्का 48 होगा, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। tan 48 पूछ रहा है, तो पहले जान लीजिए कि cos होता क्या है। cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यही है, तो p है और हाइपोटेन्यूज 1 हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा, √1 माइनस p² हो जाएगा पाइथागोरस के नियम के हिसाब से। अब हमसे tan 48 पूछा है, tan 48, तो आप ये जान लीजिए कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। थीटा जब इसको लेंगे ना तो परपेंडिकुलर सामने होगा, ए होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी p है, नीचे कितना है, b है, √1 माइनस p² हो गया। अब देखिए क्या कहीं ऑप्शन पे है तो p अपान √1 माइनस p², एकदम सही है। कहां पर है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए बनकर सामने आ रहा है। ठीक, एक दी गई आकृति है, देखिए यहाँ पर इसने कहा कि फिगर अब थोड़ा सा ऐसे प्लान करिए। ये दिख रहा है फिगर सबको, यस, ये आपको डीई दिख रहा होगा ना, यह ए है, यह सी है और यह बी है। सवाल में क्या कहा है कि जो डीई है, सवाल में कह रहा है जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। यह रेखा इसके समांतर है, ठीक है। एडी का मान कितना दिया है, x, यह लेंथ यहां से यहां x है। डीबी कितना दिया है, x-2, ठीक, यहां से यहां x-2 है। एई कितना दिया है, x+2, ठीक है। और ईसी कितना दिया है, ईसी x-1 है। तो हमसे x का मान पूछ रहा है। मैं आपको ऐसे थोड़ा सा प्रेजेंट कर दूं फिगर को ऐसे। अगर कभी ऐसे कोई त्रिभुज है, उसी फॉर्मेट का है त्रिभुज, जैसे यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर आपका बी है, वही है, एकदम सेम तिरछा कर दिया, वैसे कर दे रहे हैं।
इसको हमने डी बना दिया, इसको हमने ई बना दिया। ये दोनों पैरेलल है, मेंशन किया उसने। अब देखिए जो जो लेंथ दिया है, सबसे पहले ए डी एक्स है, ठीक है, डी बी एक्स माइनस 2 है, डी बी एक्स माइनस 2 है। दूसरी तरफ ए ई एक्स प्लस 2 है, और ई सी कितना दिया भाई, एक्स माइनस 1 दिया है। अब अगर ऐसे कभी कंडीशन हो तो देखिए दो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं, एक ए वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला जो पूरा आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ठीक है, ये जैसे पूरा का पूरा, ये दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर का कारण बता दूं, एक कोण तो आपको कॉमन दिख ही रहा दोनों में। दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो जो ए एंगल करेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाता है, एक इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हम समझ गए कि जो भुजाएं होती है ना वो समानुपाती हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी अपान डी बी। दरअसल नियम तो ये होगा कि ए डी अपान ए बी लिखिए, बट ऐसे चल जाएगा, ए ई अपान ई सी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए डी की वैल्यू एक्स है, अपान एक्स माइनस 2 कर देते हैं, बराबर एक्स प्लस 2 कर दिया हमने, अपान एक्स माइनस 1 कर दिया। इसका सोल्यूशन करिए, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ना, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ये दोनों खत्म ही हो गए, तो एक्स बराबर 4 हो जाएगा। तो एक्स का मान ही पूछा था इसने हमसे, तो एक्स का मान हम कितना लगा रहे हैं, 4, राइट सोल्यूशन, ठीक है। एक्स का मान 4 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, आप लोग लिख सकते हैं, ये भी सीबीटी 2 का एग्जाम का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 1:4, व्यासों का अनुपात दिया है 4:5, आयतनों का अनुपात क्या होगा ये बताना है हमको। शंकु सबको पता है, देखिए शंकु के बारे में जानकारी है आपको, ये है शंकु ये शंकु है, ऊंचाइयां हैं इसकी दोनों की, देखिए हमने थोड़ा बड़े छोटे के हिसाब से बना भी दिया, ये देखिए 2 शंकु हो गए, ठीक है। इनकी ऊंचाइयां दिया है 1:4 और इनके व्यास दिए हैं 4:5। देखिए 4:5 अगर इनका व्यास दिया तो वही त्रिज्या का भी अनुपात होगा। तो उनके आयतनों का मान तो पूछा नहीं, आयतनों का अनुपात ही पूछा है। आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। अब आपको बता दूं 1/3 पाई दोनों में रहेगा, इसलिए खत्म कर दीजिए। आर की जगह पर व्यास की वैल्यू रखिए तो 4 का स्क्वायर गुणे एच कितना रहेगा बताइए, इसके कनेक्ट में 1, भैया इससे रिलेट करेगा, ठीक है, 1 कर दीजिए, अनुपात 5 का स्क्वायर गुणे 4 कर दीजिए, हो गया। देखिए 1 4 एक पावर खत्म कर देगा, 1 5 एक पावर नहीं खत्म कर पाएगा, तो यहां पर बचेगा 4 और यहां पर बनेगा 25, तो 4:25 हो जाएगा उनके आयतनों का अनुपात, जो पहले ऑप्शन में आपको दिया है। पहले ऑप्शन में 4:25 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग लगाएं, सही आंसर करके आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होता है। बहुलक हमेशा सर्वाधिक आने वाली वैल्यू होती है, किसी भी समूह की जो सबसे ज्यादा बार आए मान वो आपका बहुलक कहलाएगा। ये भी देखिए सीबीटी 1 का सवाल है। बहुलक जैसे इसने पूछा है, अगर बहुलक इसने दिया है हमको 12 है, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा आंकड़ा आ रहा है वो कितना है बताएं, वो 12 है। तो बहुलक मोड के रूप में जेड है, जेड बराबर 12 है। तो के का मान हमसे पूछा, सिंपल हो जाता है, कुछ खास नहीं होता है। आपको ऐसे 12 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार 2 बार, ठीक है। ऐसे में कुछ और आंकड़े भी हैं 2 बार, जैसे 15 और 15, 11 भी 2 बार है। इसका मतलब ये जब अगर बराबर बराबर चल रहे हैं तो 12 को अगर बहुलक है तो उसे एक बार ज्यादा होना पड़ेगा ना। तो कुछ नहीं सोचिए, सीधा सीधा बोलिए कि ए का मान 12 होगा, और कोई वैल्यू नहीं और कोई प्रोसेस नहीं, सिंपल सवाल है, सिंपल अप्रोच से आंसर कर दीजिए। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है तो उसका आयतन कहने समान रखना है, चेंज नहीं करना है, तो उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। देखिए ऐसे करते हैं, आयतन का जो वॉल्यूम होता है आप सबको पता है, और उसके घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमने देखा कि लंबाई में हमने 25% बढ़ाया, 25% 1/4 होता है, 4 से हमने 5 किया। चौड़ाई में भी हमने 25% बढ़ाया, 4 से 5 किया, तो एक प्रकार से 16 से 25 हो चुका है। अब हमको सेम रखना है तो 25 से फिर रिवर्स कर देना है, यहीं से कम कर देना है,
कितना कम कर देना है, 9 कम कर देना है, किसमें, 25 में। तो 9 गुणे 100 बटे आप 25 कर दें, 25 चौके 100, 4 9 36, 36% अगर उसकी हम क्या कर दें, हाइट कम कर दें तो आयतन सेम रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। बढ़कर यहाँ तक पहुंच गया था, अब यहीं से लौटा दीजिए, पुराने तक पहुंचना है, पुराने तक पहुंचने के लिए 36% कम कर दीजिए। तो यह भी सवाल देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, 36% इसके लिए करेक्ट आंसर है। एक देखिए DI इस टाइप का पूछा जाता है, एक सवाल आता है एक फिगर पर, 2 सवाल भी आ सकता है, 3 सवाल भी आ सकता है, बट जैसा दिया है पैटर्न सब समझना चाहिए। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करना, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर। एक अखबार ने 60 पृष्ठों का अपना स्वर्ण जयंती अंक लाने का निर्णय लिया। एक स्वर्ण जयंती लाने का अखबार ने निर्णय लिया, उसने अलग अलग से होता है ना कि पन्ने का कुछ भाग कुछ भाग कुछ भाग ऐसे प्रेजेंट करता है। इस अंक में विभिन्न प्रकार के कवरेज का अनुपात पहले से तय था और वही पाई चार्ट में दिया था। खेल का 28% है, संपादकीय 7% है, अंतरराष्ट्रीय 15%, स्थानीय 20%, वर्गीकृत 30% है। खेल संपादकीय कवरेज के लिए कितने पृष्ठ समर्पित थे? खेल संपादकीय, खेल कहाँ है, 28 और 27, 7 है संपादकीय, दोनों मिलकर के 28 7 कितना होते हैं, 35%। टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी थी, 60, तो 35 हो जाएगा, 35 बटे 100 गुणे आप कर दो 60, 20 तिया 60 होता है, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 7 तिरिक 21, 21 पन्ने टोटल लगेंगे, किसमें, खेल में और संपादकीय में। इस तरह से सेशन आपका आज की क्लास में समाप्त होता है। सभी प्रश्नों को हल करिए, सभी प्रश्नों को रिवाइज करिए, किसी प्रश्न में कंफ्यूजन डाउट हो तो जरूर बताएं। सेशन कैसा लगा, आपको समझ में चीजें आई कि नहीं आई, या प्रयास कैसा है ये भी जरूर बताइए, कमेंट करते रहिएगा, रेगुलर बने रहिएगा, तभी हमारा भी मोमेंट और मोटिवेशन बना रहेगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।